नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की खबरें आम बात है। इस बीच एक घर पर बुलडोजर चलाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गई आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो आप सहमत हैं कि घरों पर बुलडोजर चलाना गलत है। ये बात जस्टिस संजय किशन कौल ने यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल आर.के. रायजादा से पूछा। न्यायाधीश संभवतः आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए यूपी अधिकारियों द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई की रिपोर्टों की ओर इशारा कर रहे थे। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फतहात अली खान नामक व्यक्ति की जमानत को रद्द कर दिया गया था, जिस पर 2016 में रायपुर में बुलडोजर का उपयोग करके एक व्यक्ति के घर को जबरदस्ती ध्वस्त करने और घर से 20,000 रुपए लूटने का आरोप था। हाईकोर्ट ने जमानत को रद्द करने के आधार के रूप में उसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों की लंबित होने का हवाला दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि उनके खिलाफ चुनाव के दौरान दायर मामले राजनीति से प्रेरित थे। लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी एफआईआर राजनीति से प्रेरित हैं, चुनाव के समय दर्ज की गई हैं। इस पर यूपी एडिशनल एडवोकेट जनरल आर.के. रायजादा ने जवाब दिया कि पिछले एफआईआर और उसके द्वारा किए गए अपराधों पर पहले विचार नहीं किया गया था, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि उन पर विचार किया जाना चाहिए। वो हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। ये आदमी एक पुलिस अधिकारी के साथ था। वो एक राजनीतिक पार्टी के तहत काम कर रहा था। उसने एक व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाया और घर से 20,000 रुपए लूट लिए। इस पर जस्टिस एस.के. कौल ने एएजी से पूछा, तो आप सहमत हैं कि मकानों पर बुलडोजर चलाना गलत है? तो आप निश्चित रूप से मकानों पर बुलडोजर चलाने के सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे क्या हमें आपका बयान दर्ज करना चाहिए कि आप कहते हैं कि मकानों पर बुलडोजर चलाना गलत है? आपने अभी तर्क दिया कि मकानों पर बुलडोजर चलाना गलत है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हंसते हुए कहा, मेरी दलील इस मामले तक ही सीमित है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। अंततः पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बहाल कर दिया। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यानी डीपीडीपी या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 संसद के चालू मानसून सत्र में पेश किया जाने वाला है। ये बिल पिछले व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का स्थान लेगा, जिसे अगस्त 2022 में वापस ले लिया गया था। हालांकि विशेषज्ञों ने विधेयक के संबंध में कई चिंताएं व्यक्त की हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि तो क्या ये बिल अगर पारित हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार के पास आपके व्यक्तिगत डेटा पर अधिक शक्ति होगी और इसका आरटीआई एक्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से आरटीआई एक्ट में संशोधन लोगों के सूचना के अधिकार पर प्रहार होगा। विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे हैं। नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन ने संसद सदस्यों को लिखे एक पत्र में कहा है कि ये केंद्र सरकार को नियम बनाने और निरीक्षण निकाय दोनों में व्यापक विवेकाधीन शक्तियां देने का प्रयास करता है। एनसीपीआरआई ने सांसदों को पत्र लिखकर डीपीडीपी विधेयक के संबंध में चिंताओं को उजागर किया है। पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करने वाली अंजलि भारद्वाज ने ट्विटर पर वीडियो साझा कर इस पर कहा है कि सरकार आरटीआई को फिर से संशोधित करने जा रही है डेटा संरक्षण बिल से। उन्होंने कहा, ये कानून कह रहा है कि सूचना के अधिकार के धारा 8 को संशोधित कर दिया जाएगा, जिससे लोगों की तमाम निजी सूचना के अधिकार कानून से बाहर निकाल दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब सब जानते हैं कि जब से आरटीआई एक्ट आया है पिछले 17 सालों में लोगों ने इसका जम के इस्तेमाल किया है सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। आप ये सोचिए कि तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं ये बड़े बड़े लोन देते हैं पूंजीपतियों को, और वो लोन माफ़ कर दिए जाते हैं और पूंजीपति फरार हो जाते हैं। क्या लोगों को जानने का हक नहीं है कि इन लोगों के नाम क्या हैं और ये कौन लोग हैं? इसी तरह से राशन, पेंशन, मनरेगा, इन सब में चोरी तभी होती है जब लोगों के पास सूचना नहीं होती कि किसको राशन मिल रहा है, किसको ठेका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि इसे सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने कहा इससे बहुत बुरा असर होगा। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा की बर्बरतापूर्ण घटना और इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने के विरोध में बिहार भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो बिहार भाजपा के प्रवक्ता के साथ ही मीडिया पैनलिस्ट के पद पर भी थे। विनोद शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पटना में विभिन्न स्थानों पर इस्तीफे की होर्डिंग पोस्टर लगाकर इसकी जानकारी आम लोगों को दी है। होर्डिंग में विनोद शर्मा ने घटना के लिए मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और देश के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया है।
उन्होंने लिखा है कि ऐसे नेतृत्व के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं। इस्तीफा को लेकर लगाए गए पोस्टरों पर उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की 2 लाइनें भी लिखी हैं। इसमें लिखा गया है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आगे लिखा है भारत की बहन बेटियां करें चित्कार, शर्म करो बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अब संजय मिश्रा 15-16 सितंबर की मध्य रात्रि तक इस पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अब उसके बाद उन्हें कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग पर जहां एक और ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कई तीखी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट में उनकी सेवा विस्तार को लेकर 3 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई की, जिसमें जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल शामिल थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, क्या इतने बड़े संस्थान ईडी में एक यही अधिकारी हैं जो इतने बड़े मुद्दे को संभाल सकते हैं? जस्टिस BR गवई ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार ये मानती है कि बाकी अधिकारी योग्य नहीं है? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक चीफ जस्टिस आते हैं। कल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आऊंगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा? जस्टिस BR गवई के सवालों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आपके सवाल बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है, जिसके कारण सरकार को उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम आने वाली है, इससे ही अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्राप्त करने में देश की पात्रता तय होगी। इसी में नाकाम रहने के कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जुड़े मुद्दों पर वर्तमान ईडी निदेशक संजय मिश्रा की विशेषज्ञता है। उनके सभी पद से हटने पर ग्लोबल स्तर पर आर्थिक सुधारों की तरफ आगे बढ़ रहे हमारे देश की छवि पर बट्टा लग सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में अपना फैसला 1 हफ्ते बाद सुनाएगा। उसने कहा है कि 3 अगस्त को हाईकोर्ट का फैसला आने तक मस्जिद में कोई सर्वेक्षण नहीं होगा। गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला 3 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अगले गुरुवार तक ASI सर्वेक्षण पर रोक रहेगी। उस दिन हाईकोर्ट वाराणसी जिला न्यायाधीश के ज्ञानवापी मस्जिद के 21 जुलाई के ASI सर्वेक्षण आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की चुनौती पर अपना आदेश सुनाएगा। राहुल गांधी के द्वारा मणिपुर को लेकर PM मोदी और बीजेपी को निशाने पर लिए जाने के बाद बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मानना है कि देश में विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, जबकि आज देश में विचारधारा नहीं बल्कि एक ओर विकास धारा है और दूसरी ओर परिवार धारा। उन्होंने कहा एक ओर विकास किस तरह आगे बढ़े इसका चिंतन है, तो दूसरी तरफ घोटाले, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी चिंता है। पात्रा ने कहा यह मानना राहुल गांधी की अपरिपक्वता है कि उन्हें जमीन पर उनके काम के बजाय गठबंधन को दिए गए नाम के कारण वोट मिलेंगे। पात्रा ने कहा कि अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया था। अंग्रेजों ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई थी। उन्होंने भी इंडियन जोड़ा था। उनको लगता था कि मानो भारत के लोगों को लगेगा कि मानो अंग्रेज हमारे हैं। मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही है और इसके कारण ही संसद में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने कहा है कि मणिपुर में जो हुआ उसके पीछे बीजेपी की वोट की राजनीति कारण है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी, प्रधानमंत्री सब एक हैं। आरएसएस ने जो किया, जो नफरत फैलाई और बीजेपी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब हुआ है। सरकार की जानकारी में सब रहा होगा। एजेंसियों को पता है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब होते हुए सरकार ने देखा है तो उसे सत्ता में नहीं रहना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी, आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा कांग्रेस के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वो मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। जहां कांग्रेस की विचारधारा संविधान की रक्षा, देश को जोड़ने और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने की है, वहीं आरएसएस, बीजेपी चाहती है कि कुछ चुनिंदा लोग ये देश चलाएं और देश का सारा धन उन्हीं के हाथ में हो। उन्होंने युवा कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आपके दिल में देश प्रेम है,
जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, तो आपके दिल को भी चोट लगती है, आप उदास हो जाते हैं। मगर बीजेपी आरएसएस के लोगों को कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि आपको उम्मीद होगी कि जब एक पूरा प्रदेश जल रहा है तो प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ कहेंगे। पीएम हवाई जहाज में जाकर कम से कम मणिपुर की राजधानी इंफाल में ही सही लोगों से बात करेंगे। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो वहीं बैठ जाता, लेकिन मोदी कुछ नहीं कहते, क्योंकि मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। उनका मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा सामने आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उन्होंने कहा कि जहां भी ये बीजेपी वाले नफरत फैलाएं, आप जाकर वहां मोहब्बत की दुकान खोलिए। राहुल गांधी ने ये बातें युवा कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने एक नाम चुना, इंडिया। ये नाम हमारे दिल से निकला था। जैसे ही हमने ये नाम चुना, नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया। मोदी जी को इतना घमंड है कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो पवित्र शब्द इंडिया को गाली दे रहे हैं। राजस्थान में पीएम मोदी ने गुरुवार को बीजेपी की जनसभा में बोलते हुए विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दिनों कांग्रेस ने नया पैंतरा चला है, नाम बदलने का। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए नाम बदलकर इंडिया कर दिया। उन्होंने नाम बदला है ताकि किसानों के साथ किए विश्वासघात को छिपा सकें। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इन्हें इंडिया की परवाह होती तो क्या ये विदेशियों से भारत में दखल देने की बात करते? अगर इन्हें इंडिया की परवाह होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते? अगर इन्हें इंडिया की परवाह होती तो क्या गलवान में सेना के शौर्य को कटघरे में रखते? ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमले होने पर दुनिया के सामने रोते थे, कुछ नहीं करते थे। राजस्थान में बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज देश के उज्जवल भविष्य के लिए उसी की जरूरत है। वो नारा था, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, क्विट इंडिया। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। पीएम मोदी विपक्षी नेताओं के गठबंधन पर बोले, ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के सामने रोते थे, कुछ नहीं करते थे। पीएम मोदी ने सीकर में कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर झूठ का बाजार और लूट की दुकान चलाई है। लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट लाल डायरी है। कहते हैं कि इस लाल डायरी में काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कहते हैं कि लाल डायरी के राज खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। राजस्थान में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। बता दें, ये लाल डायरी राजस्थान विधानसभा में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने लहराई थी। गुड़ा का दावा है कि इस डायरी में गहलोत सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जानकारियां हैं। हालांकि इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब में कहा है कि मैंने सुना कि पीएम मोदी ने सीकर में भाषण दिया और लाल डायरी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। सोचने की बात है कि उनके पास ईडी, आयकर विभाग हैं, जिसका पूरे देश में दुरुपयोग हो रहा है। उससे जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते क्या? गहलोत ने कहा कि असली लूट तो आपने लाल रंग के सिलेंडर को 1150 रुपए का करके मचा रखी है। लाल टमाटर 150 रुपए हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है। प्रधानमंत्री को कपोल कल्पित लाल डायरी पर बात करने की बजाय इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसकी बजाय लाल टमाटर पर बात करें। गुस्से से लोगों का चेहरा लाल हो गया है। आने वाले समय में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर क्षेत्र के शेखावटी में पधार रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे पर विवाद हो गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में उनका पहले से तय भाषण हटा दिया गया है। गहलोत ने ट्विटर पर ही पीएम मोदी का स्वागत किया। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हालांकि अब पीएमओ ने कहा है कि संबोधन इसलिए हटाया गया क्योंकि राजस्थान सीएम के कार्यालय ने कहा था कि अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएमओ ने यह भी कहा कि मोदी के पिछले दौरों के वक्त भी हमेशा अशोक गहलोत को न्योता दिया गया है, जिसमें राजस्थान सीएम शामिल भी हुए हैं। पीएमओ ने कहा कि आपका आज के कार्यक्रम में भी स्वागत है। विकास कार्यों से जुड़ी पट्टिकाओं पर आपका नाम भी है। अगर हाल ही में लगी चोट की वजह से आपको कोई ज्यादा दिक्कत महसूस ना हो रही हो तो आपकी उपस्थिति बहुत अहम है।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के दावों पर पीएमओ ने जब जवाब दिया तो अब एक बार फिर से राजस्थान सीएम ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर निशाना साधा। अब अशोक गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में ये कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय ने सभी तथ्यों से अवगत नहीं कराया है। साथ ही सीएम गहलोत ने पीएमओ को भी वो चिट्ठी शेयर की है जिसमें मिनट टू मिनट कार्यक्रम की सूचना है। सीएम गहलोत ने कहा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात मुझे अवगत कराया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर ने भारत सरकार को अवगत कराया था कि डॉक्टर्स की राय के अनुसार पैर में लगी चोट के कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल रहूंगा और मेरे मंत्रीगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। मणिपुर में दंगा प्रभावित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जा सकता है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इंडिया गठबंधन में 26 राजनीतिक दल हैं। इन सभी के दलों के नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उन पार्टियों द्वारा किया जाएगा जिनकी पूर्वोत्तर राज्य में मजबूत उपस्थिति है। यात्रा की तारीख और अवधि अभी तय नहीं की गई है। इस पर विभिन्न सुझाव आ रहे हैं। कुछ दलों की राय है कि शनिवार रविवार को जब संसद की छुट्टी सत्र के दौरान हो तो उसमें जाया जा सकता है या फिर 11 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने के बाद जाया जा सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मणिपुर में हिंसा के दौरान पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे और उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। आज एक दिलचस्प अदालती बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.के. कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आरोपी द्वारा जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आरोपी व्यक्ति को आरोपों के लिए हाँ कह देना होगा। जस्टिस कौल ने कहा कि पुलिस केवल ये दावा नहीं कर सकती कि एक आरोपी व्यक्ति जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था। इसके साथ ही उन्होंने इन दावों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया। ये टिप्पणी एक मामले के दौरान सामने आई जिसमें वकील न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष पेश हुए और दलील दी कि आरोपी चल रही जांच में असहयोग कर रहा था। बेंच ने तुरंत वकील से ठोस सबूत की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए आरोपी के सहयोग की कमी को दिखाने के लिए कहा। हालांकि जब वकील आरोपी के असहयोग का पर्याप्त सबूत देने में विफल रहा तो न्यायमूर्ति कौल ने तीखा जवाब देते हुए हस्तक्षेप किया और कहा जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप उसे बुलाएं और वो हाँ कर दे। पुलिस सिर्फ ये नहीं कह सकती है कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है, उसे ये दिखाना होगा कि वो कैसे सहयोग नहीं कर रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने माना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार इस साल 5 चुनावी गारंटी को पूरा करने की वजह से उस पर वित्तीय दबाव पड़ा है, जिससे इस साल सरकार विकास कार्य नहीं कर सकेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार शिवकुमार ने यह भी कहा कि बड़ी उम्मीदें लगाए पार्टी के विधायकों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि वो संयम बरतें। यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस विधायकों ने अपना असंतोष व्यक्त किया है और यथास्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी नेतृत्व के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आवश्यक कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं और सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हो रही है। इन विधायकों ने मंत्रियों के प्रति नाराजगी जाहिर की थी और उन पर सहयोग न करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि डी.के. शिवकुमार ने पार्टी में किसी भी तरह के असंतोष की खबर को खारिज किया है। ब्लैक सी अनाज पहल से बाहर निकलने और यूक्रेन द्वारा यूक्रेनी बंदरगाहों तक पहुंचने वाले जहाजों को सक्रिय रूप से रोकने का आरोप लगाने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन का उपयोग ये घोषणा करने के लिए किया है कि रूस अफ्रीका को अनाज के आपूर्तिकर्ता के रूप में यूक्रेन की जगह ले सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहे रूस अफ्रीका सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में रूस 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त में अनाज सप्लाई कर सकेगा। सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में यूक्रेन के साथ हुए समझौते से रूस के बाहर निकलने के बाद रूस यूक्रेन से मिल रहे अनाज के बदले खुद अनाज सप्लाई करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि रूस 6 अफ्रीकी मुल्कों को 3 से 4 महीनों के भीतर मुफ्त में अनाज सप्लाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 से 4 महीनों में रूस बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और एरिट्रिया को 25,000 से 50,000 टन अनाज सप्लाई करने को तैयार हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि यह अनाज मुफ्त पहुंचाया जाए। चीन में होने वाले आगामी एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष और महिला फुटबॉल टीम को हिस्सा लेने की अनुमति खेल मंत्रालय द्वारा दे दी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने इससे पहले भारतीय फुटबॉल टीमों को एशियाई खेलों में भाग लेने की मंजूरी नहीं दी थी।
आईओए ने इसके पीछे तर्क दिया था कि भारतीय टीमें रैंकिंग में एशिया की शीर्ष 8 टीमों में शामिल नहीं हैं। इसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पुरुष और महिला टीमों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खेल मंत्रालय से अपील की थी। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमिक ने भी पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में बुधवार को ट्वीट किया कि भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमें आगामी एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।